अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं ज़ोहेब हसन। सेनेट इलेक्शन में सिर्फ 13 रोज़ बाकी हैं, जबकि अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट से। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने अपना तफसीली जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। ओपन बैलेट से इंतखाबात कराने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। इस पर जस्टिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया जस्टिस याया आफरीदी ने, और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नुमाइंदगी के तनासुब से फैसला होना है तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। अगर ऐसा हो तो पार्टी फैसला कर ले और बाकी आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन करा ले। इसके बाद केस की समाअत कल दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अब जबकि इलेक्शन में सिर्फ बहुत कम वक्त रह गया है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़ेह अहकाम जारी नहीं करती तो मामले का हल क्या होगा, ये मौजूद बहस है आज। और आज का सवाल भी यही है। हमारे साथ हसन निसार साहब हैं, मजहर अब्बास साहब हैं, मुनीफ फारूक, शहजाद इकबाल और इरशाद भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सवाल यह है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है, इसके लिए आइन में तरमीम करना होगी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ अपनाया अदालत में, और अगर पार्टी नुमाइंदगी के तनासुब से फैसला होना है तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जस्टिस याया आफरीदी ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं। इस मामले का हल क्या है? कोई ऑप्शन हाँ या नहीं का नहीं है, ओपन आप बात कर सकते हैं इस पे। और इस रिमार्क को ही लेकर मद्देनजर रखते हुए कि इससे बात वाज़ेह हो रही है कि अगर पार्टी को ही की लाइन को फॉलो करना है तो फिर ये कॉन्शियंस के मुताबिक फैसला करना या फिर जो उम्मीदवार डिजर्व करता है उसको वोट देना, ये तो फिर बात कहीं नहीं रह जाती, कोई मकसद ही नहीं है। हसन निसार साहब जी देखें, जज साहब की बात के बाद तो बचता ही कुछ नहीं है, बदार तरमीम ही रह जाती है। और ताकत हो तो आइन बेचारा भी मोम की नाक है। जैसे ज़ियाउल हक ने चंद कागज़ों पर मुश्तमिल एक चीथड़ा करार देते हुए शायद अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी सच बोला था। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, किसी कानूनदान से पूछें। जी अच्छा मुनीब, आप ये कहिएगा कि जैसे फैसल सब्ज़वारी भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे मीडिया से, और उन्होंने वजह कहा कि सैंक्टिटी ऑफ वोट की बात नहीं हो रही, सीक्रेसी ऑफ वोट पे सबका फोकस है कि सीक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन सैंक्टिटी जो पामाल होती है, तकद्दुस जो पामाल होता है, उसकी रोकथाम कैसे होगी, उसके लिए क्या कानून साजी की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अहम बात है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपका पहला सवाल है उसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है लोगों को बताने की भी, कि ये एक पोजीशन वो थी मेरे ख्याल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा है, उनकी राय में जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, दो तरह के कानून या आप उसे कह लें लेजिस्लेशन होती है। एक प्राइमरी लेजिस्लेशन होती है और एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिसे हम आम ज़बान में सेकेंडरी लेजिस्लेशन करते हैं, जो कि एक्ट की सूरत में आती है। अब बात यह है कि बड़ा सीधी सी बात थी, थोड़ा सा मुख्तसर सा बैकग्राउंड लोगों को बता दें। हुकूमत ने यह पूछा था जी कि क्या हम इलेक्शन एक्ट, जो कि एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, एक्ट है, उसके अंदर तरमीम करके सीक्रेट बैलेट को ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट में तब्दील कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है जी कि नहीं, जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 236 बड़ा वाज़ेह है, उसके लिए ज़रूरी है 2/3 अक्सरियत, जो कि अचीवेबल नहीं है इन हालात में, लिहाजा उसके बग़ैर ये प्रोसेस तब्दील नहीं हो सकता। अब एक तो ये गुफ्तगू अपनी जगह पर है, जो जनाब जस्टिस याया आफरीदी साहब ने फरमाया है, ये कुछ दिन पहले हमने भी इस प्रोग्राम में बात रेज़ की थी कि जो सारा पर्पज़ है, अगर वाकई ये एक मेथड या मैकेनिज़्म के ज़रिए होता है या परसेंटेज के ज़रिए होता है, या हमें पता होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, उनका फिर हर प्रोविंशियल असम्बली के हवाले से उसका एक अपना फिगर निकल आता है कि इतनी सीटें बनती हैं इन नंबरों के हिसाब से, टोटल स्ट्रेंथ ये, और फिर पार्टियों के जितने सीटें हैं उसका आप निकाल ले तो ये बन जाता है, इतनी सीटें निकल सकती हैं। तो फिर वोटिंग का मकसद क्या है? अब देखिए, जो तरीक़ाकार आइन में लिखा गया है वो तो यही है कि सीक्रेट होगा, और जिस तरीके से सेनेट का इंतखाब है वो उस तरह तरीके से होगा। अब यहाँ पर जो आर्गूमेंट रहा है, ये फैसल सब्ज़वारी साहब की बात भी गलत नहीं है कि सीक्रेसी की बात हो रही है कि उसे ओपन रखना है या सीक्रेट रखना है। मैंने पहले भी कहा था, ये गलत फहमी है किसी की कि जी हम ओपन एंड आइडेंटिफाइबल कर देंगे तो उस सूरत में नहीं जी ये पता नहीं चलेगा। तरीक़ाकार बेशक आप मुख्तलिफ कर दें, अगर किसी ने यहाँ पर कोई इमोरल एक्ट करना है तो वो कर देगा, वो किसी और तरीके से कर देगा, पैसा नहीं इस्तेमाल होगा, कुछ और
इस्तेमाल हो जाएगा, कैश नहीं होगा काइंड हो जाएगा। देयर आर थाउजेंड ऑफ अदर वेज टू डू इट। सो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आपने सारे प्रोसेस को, इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर कर सकता है कि इलेक्शन वक्त पे होगा, ये वाला सेनेट का, उसमें कोई डिले नहीं होगी, कोई डायलेक्ट्री टैक्टिक इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जब अगर किसी ने अपने कॉन्शियंस का फैसला करना है और सीक्रेट जगह पर बैठकर करना है, और अगर आपने इलेक्शन ही करवाना है तो फिर इलेक्शन तो कॉन्शियंस का होगा ना, कोई भी मेंबर है उसका कॉन्शियंस होगा। अगर आपने उसका कॉन्शियंस को उसको अपने काबू में लाना है और उसके ज़मीर को अपने काबू में लाना है, इनफैक्ट उसकी विल को अपने काबू में लाना है, तो फिर वाकई जस्टिस यादव आफरीदी साहब की बात दुरुस्त है, फिर इलेक्शन को साइड पर कर दीजिए। ये पूरा जो सारी एक्सरसाइज है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही पता चल जाएगा किसकी कितनी सीटें हैं और उस हिसाब से उसे नॉमिनेशन मिल जाएगी सेनेट के अंदर। लिहाजा ये दोनों बातें अल्टीमेटली ये बात तो जी बिल्कुल जी, और अल्टीमेटली ये बात तो उस रुकन पर ही आती है कि अगर वो कॉन्शियस के मुताबिक वोट करता है तो फिर उसके अंदर ये करेज भी होनी चाहिए कि वो बताए कि मैं, अगर पार्टी पूछती है और पार्टी में कोई कमेटी बैठती है, अगर सीक्रेट बैलेट होता है और पार्टी बाद में पूछती है कि आप, क्योंकि पता चल जाता है, अगर ओपन भी होगा तब तो पता चल ही जाएगा, सीक्रेट में भी पता चल ही जाता है किसने वोट खिलाफ दिया है पार्टी के। होता यह है कि पार्टी के जो कायदीन है वो कार्रवाई करते हैं और यही अज्यूम करते हैं कि ये वोट बिका है, यानी कॉन्शियस की बात तो कोई तस्वुर भी नहीं करता। मगर साहब आप कहिएगा इस बारे में। देखिए, मंडी में जो है ना वो खरीदार भी होते हैं और खरीदने वाले भी होते हैं। अब ये जो आप इखलाकियात को, ज़मीर को आइन और कानून के दायरे में तो ला नहीं सकते, यानी ये किसी आम वोटर की बात नहीं हो रही, ये उसकी उस वोट की बात हो रही है कि जो इलेक्ट होकर आए हैं और वो इलेक्ट उनका जो हमारा माजी है वो ये है और हाल भी यही है। अभी आपने पिछले दिनों वीडियो भी देख ली, अब उस वीडियो को कोई डिनाई नहीं कर रहा कि ये वीडियो गलत है, और लोग सामने ढिठाई से लोग कह रहे हैं कि हाँ हमने पैसे लिए, हम पैसे क्यों वापस करें, जिन्होंने जो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन आज क्यों जाग रहा है? इलेक्शन कमीशन को आज ये जो प्रपोजल उन्होंने बना के भेजे हैं इलेक्शन कमीशन से, और ये मेरा ख्याल अदालत में सवाल भी हुआ कि अब तक इलेक्शन जो हुए हैं उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। अभी 2020 का इलेक्शन देख लें, सेनेट का चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक आई थी, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने क्या रोल प्ले किया था। तो मसला ये है, दोनों चीजें हैं, एक तो सियासी जमातों का जो हमारा किरदार है, हमारे यहाँ किरदार है, चीज़ों को संजीदगी से लेते नहीं हैं, जो है आइन और कानून, जिस तरह अभी हसन साहब ने भी बात की, वो अलग बात है कि जनरल ज़िया-उल-हक ने जो भी उसको कहा आइन को, लेकिन आइन को पामाल कर फिर नज़रिए ज़रूरत के तहत एनआरओ लेके, क्योंकि नज़रिया ज़रूरत का एनआरओ जो है वो सिर्फ उनको नहीं मिलता जो हुकूमतें, सियासी हुकूमतें रही हैं। नज़रिया ज़रूरत भी एक एनआरओ है जो दिया जाता है गैर कानूनी, गैर आइनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो हमारा सारा मसला इखलाकियात, जिस तरह हसन साहब अक्सर कहते हैं, इखलाकियात पर बेस करता है। अब मसला ये है कि अगर इखलाकियात है ही नहीं तो आप यूं कान पकड़ लें या यूं कान पकड़ लें, वो कहीं ना कहीं से अपने ज़मीर को तो साइड में रखता है। मामलात आप ओपन बैलेट कर देंगे तो किसी हद तक शायद थोड़ी बहुत रोकथाम हो जाए। साजी कर रहे हैं, लेकिन इखलाकियात अगर मिसिंग है तो फिर कोई भी चीज़ सही सिमत में नहीं जाएगी। बड़ी साहब आप ये कहिए, जी बड़ी साहब आप ये कहिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूसरी दफ़ा ये कहा है कि अगर सीक्रेट बैलेट हो गया तो अपोजिशन रोएगी। तो ये जो मूव पीटीआई ने, हुकूमत ने किया है कि तरामीम लेकर आए हैं, तरामीम पे या तो अपोजिशन मान जाए या फिर नहीं मानती तब भी वो ये कहेंगे हम तो पहले आपसे कहते थे कि ओपन बैलेट करा लें और अब देख लें रिजल्ट ये आ गया है, हमने पहले कह दिया था। तो ये बड़ा एक सियासी मूव भी इसको देखा जा रहा है। बहुत दिलचस्प ये बात है कि अपोजिशन को मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। जनाब स्पीकर, इस मुश्किल को साइड पर रखें, इस मूव को साइड पर रखें, अपोजिशन और हुकूमत को साइड पर रखें। मुझे सिर्फ इलेक्शन कमीशन से पूछना है कि जब मोहसिन लगारी पंजाब असम्बली से वोट लेकर सेनेटर बने तो तब उन्होंने क्या किया था, कोई एक्शन लिया था? जब गवर्नर सरवर 30 अरकान थे पीटीआई के, वो 46 वोट लेकर बन गए सेनेटर, कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया? बलूचिस्तान हार्स ट्रेडिंग पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया? केपीके हार्स ट्रेडिंग पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया? चेयरमैन सेनेट अदम एतमाद पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया?
कुछ भी नहीं करता इलेक्शन कमीशन। इसी वजह से कल हियरिंग हुई, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपकी रिपोर्ट मुस्तरद है, आप नहीं कर सके मुकम्मल तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। आप बताएं, आप हमें करप्ट प्रैक्टिस रोकने की स्कीम नहीं बता रहे। आइन में कहाँ लिखा है कि वोट डालने के बाद शनाख्त नहीं हो सकती? इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस ने कहा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वोट काबिल शनाख्त बनाने के लिए आइन में तरमीम करना होगी, मुताले की मामले की गहराई को समझें, वीडियो मौजूद लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे, चीफ जस्टिस साहब ने फिर फरमाया। तो बात यह है कि इसी तरह आगे आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो वोट काबिल शनाख्त होगा वो मुस्तरद होगा। अब बात यह है कि आइन क्या कहता है? आइन का 226 है कि सीएम पीएम 2 इलेक्शन ओपन, 217 बी है तमाम इलेक्शन आइन पाकिस्तान के अंडर, 238 है तरमीम पार्लियामेंट में, 239 है 2/3 मेजॉरिटी से होगी। अब 2/3 मेजॉरिटी है नहीं तो क्या करना चाहिए? क्या इसी तरह ये मंडियां लगनी चाहिए? इसका आसान और सादा हल क्या था? अपोजिशन के मंशूर में था सेनेट डंकी ट्रेडिंग रोकना, इनके मिसाके जमहूरियत में भी यही था। अपोजिशन डसी हुई थी खुफिया वोटिंग से, हुकूमत ओपन बैल्टिंग चाह रही है, लिहाजा ये मिल के बैठते, पार्लियामेंट में कानून साजी करते, इस तरह इनके अपने कद भी बड़े होते। और ये जो रोज रोज नारे मारते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम भी हो जाती, या और कम अज कम ये चोर दरवाजा बंद होता। मगर बुग़्ज़े इमरान है और इस बार यही उम्मीद है कि हुकूमती अरकान खरीदे जा सकते हैं, हुकूमती इत्तेहादियों में से इधर उधर होने के चांसेस हैं। आज भी जो अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया बिल्कुल अदालत में, उन्होंने कहा है कि बहुत टेक्निकल तरीके से ये काम अब भी होने जा रहा है और हुंडी के जरिए मामलात होने जा रहे हैं और सारा उन्होंने रिवील किया है आज की समाअत के दौरान। शहजाद, आप कहिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फिडेंट एक तरफ दिखाई देते हैं, काबीना में भी उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, दूसरी तरफ राजा परवेज़ अशरफ भी यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ से ये एतमाद नज़र आ रहा है। अब ओपन होगा या फिर खुफिया होगा ये बाद में ही पता चलेगा। और ये जो आज समाअत हुई है इसमें जो रिमार्क आया है इस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। हाँ, पहले तो इन रिमार्क्स पर ही बात कर लेते हैं। ये बात तो दुरुस्त है। देखें, अगर आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ही सेनेट के इंतखाबात करने हैं तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं रहती। फिर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कौमी या सूबाई असेंबलीज में आप वुमेन की रिजर्व सीट्स पे या माइनॉरिटी सीट्स जिस तरह आप डिवाइड करते हैं एक फॉर्मूले के तहत, आप उसी तरह कर देते हैं, फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली जो एक वो जो स्पिरिट है इलेक्शन की वो खत्म हो जाती है वोटिंग की। लेकिन तरीकेकार क्या है? देखें, इस वक्त भी चाहे ओपन वोट हो या सीक्रेट वोट हो, पे ये कदगन नहीं है कि वो किसी और पार्टी के शख्स को जाके वोट कर सकता है, इसकी इजाजत है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये होता है कि जब आप इसको सीक्रेट रखते हैं तो बहुत सारे एमपीए इस बात का वादा करते हैं, हल्फ उठाते हैं कि हम अपनी पार्टी के साथ वफादारी करेंगे, लेकिन फिर वो वोट जाके दे देते हैं किसी और को और इल्जाम ये लगता है कि उन्होंने ये पैसे लेके किया है। और अब ये बात सिर्फ इल्जाम तक तो नहीं है, हम भी काफी अरसे से लोगों से बातचीत करते हैं, इसकी बात का बाकायदा लोग तस्दीक करते हैं। अब तो वीडियोस भी आ गई हैं कि पैसा चलता है। ये को लगता है कि मैं अपनी पार्टी को वोट नहीं दूंगा क्योंकि मेरी पार्टी की कारकर्दगी अच्छी नहीं है या कोई और रीजन है या कैंडिडेट की शक्ल उसको नहीं पसंद, वो दूसरी मुखालिफ पार्टी को जाके वोट दे सकता है, लेकिन वो ये काम ओपनली करे। जब आप ये काम ओपनली करेंगे तो आपकी पार्टी लीडर आपसे पूछ सकता है कि आपने ये क्यों किया। एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना, फिर आप बता दीजिए कि मुझे वो नुमाइंदा पसंद नहीं था जो आपने खड़ा किया, जिसको आपने टिकट दिया, या मैं आपकी कारकर्दगी से परफॉर्मेंस में नहीं मुतमईन नहीं हूं। जो काम होगा ओपनली होगा, उस वक्त भी आपको इजाजत होगी कि आप फ्लोर क्रॉस करके किसी और को वोट दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। अभी क्या होता है सीक्रेट वोट में, उठाते हैं, आप कहते हैं मैं अपनी पार्टी को वोट दूंगा, पैसे पकड़ के आप किसी और को वोट दे देते हैं और बाद में आप उस बात से मुकर जाते हैं कि मैंने तो अपनी पार्टी को वोट दिया है। अब कैसे चेक किया जाए अपनी पार्टी को वोट दिया है? इसका कोई सबूत तो नहीं होता, बैलेट पेपर पे कोई सीरियल नंबर नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये तो करने की जरूरत है कि आप ओपन बैलेट करें और फिर आपने जिसको वोट देना है डंके की चोट पे दें, 2 नंबर ना करें, पैसे लेके ना करें, पार्टी की आदत से खुश नहीं है तो उनको जाके एक्सप्लेनेशन दे दें और फिर पार्टी का फैसला है कि वो आपकी एक्सप्लेनेशन को कबूल करते हैं या नहीं करते। तो ये तो होना चाहिए। अब बहस वहीं पर है कि क्या ये 226 के तहत होगा, तो ऑब्वियसली ये मामला 226 में तरमीम करना पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल अहम बात इसमें यही है कि कॉन्शियस के मुताबिक अगर आपने वोट करना है,
मेरी राय में, क्योंकि अभी जितने भी 226 है वो बड़ा क्लियर है कि सीएम पीएम के अलावा तमाम इलेक्शंस जो है वो 226 के तहत होंगे, और पिछले इलेक्शंस भी 226 के तहत ही होते आए हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो अब तक यही थी कि 226 के तहत ही होते हैं सेनेट के इंतखाबात। अब देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या तशरीह होती है, लेकिन ये हमें जरूर देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये पुश ना किया जाए। लेकिन इशू बिल्कुल आपने यही मसला है कि जो अरकान है वो ओथ उठा, अरकान है वो यकीन दहानी कराते हैं पार्टी के अंदर के अपने ही उम्मीदवार को वोट देंगे और फिर इलेक्शन के दिन वो किसी और को वोट दे देते हैं। ये एक मसला है। तो ओपन बैलेट अगर हो जाता है तो इसमें यह मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट करें और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी अगर पार्टी क़यादत मांगती है तो आप दे देते हैं। ये मामला देखना होगा आगे चल के कि कैसे होता है इलेक्शन। लेकिन हॉर्स ताल्लुक बड़े चश्मकुशा इंकशाफात अभी भी अटॉर्नी जनरल ने आज की समाअत में भी किए हैं। दूसरा मामला हमारा गैलप पाकिस्तान का सर्वे, इस पर बात होगी और इस सर्वे में क्या कुछ सामने आया है इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गैलप पाकिस्तान का सर्वे आया है और इस सर्वे से मुताल्लिक दिलचस्प बात यह है कि कभी सर्वे आता है तो वो ऑपोजिशन की तरफ से लगता है कि थोड़ा सा उनकी सपोर्ट में आ रहा है तो ऑपोजिशन उसको मेंशन करती है टॉक शोज़ में, और कभी कोई अलग सर्वे आता है हुकूमत को ज़रा टिल्ट कर रहा होता है तो हुकूमत उसको मेंशन करती है और ऑपोजिशन उस पर तनकीद करती है। लेकिन गैलप पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के चारों सूबों में 1000 से ज़्यादा अफराद में सर्वे किया गया है और पूछा यह गया है कि क्या मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, जिस पर 63% पाकिस्तानियों का यह कहना है कि वफाकी हुकूमत अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी करेगी, जबकि 17% का यह ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा और हुकूमत मुद्दत पूरी करने में नाकाम होगी। सर्वे के दौरान 20% अफराद का यह कहना है कि वो इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। 63% अवामी राय को अगर मरहूज खातिर रखा जाए तो इसकी वजह मौजूदा हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद है या अपोजिशन के रोज़ बरोज़ बदलते बयानिए और गैर वाज़ेह सियासी हिकमत अमली है। ये हमारा सवाल है और सीएम ने फ्रेज किया है कि क्या हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। गैलप सर्वे में अवामी राय सामने आ गई। 63% के मुताबिक हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, 17% को हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का यकीन नहीं है। क्या ये अवामी सर्वे पीडीएम तहरीक पर अदम एतमाद का इजहार है, हाँ या नहीं का ऑप्शन? हसन निसार साहब कहिएगा, अवाम की तरफ से अदम एतमाद इसको कहा जा सकता है? 63% ने कहा है कि आईनी मुद्दत पूरी होगी। नहीं यार ज़ुहैब साहब, पीडीएम शीडीएम वगैरह को तो छोड़ें आप, इनका तो डे वन से मोरलेस कंसेंसस है, डे वन से ही हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कुदरत का फैसला है। अब ये जुमला है, पता नहीं मैं कम्युनिकेट कर पाया हूं कि नहीं। पीडीएम वगैरह इनका कोई रोल नहीं, किसी का कोई मशीयत इलाही, बिल्कुल ये कुदरत मशीयत इलाही कह रहे हैं आप। ये बड़ा मुश्किल काम है। जी आप ये कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ये कि अल्लाह अगर चाहता है तो वो फिर इस तरीके से रास्ते। बड़ी वाज़ेह तौर पर गैलप की तरफ से ये सर्वे आया और 17% ने बात एक तरीके से कहा है कि नहीं, ये ना सर्वे ना अवाम ना पीडीएम वगैरह नहीं, मैंने कहा ना ये कुदरत का फैसला है। अब ज़्यादा मुझसे, मैं तो वैसे कम बोलता हूँ, वो कहते हैं ना टोल्ड स्वीट अनटोल्ड स्वीटर, इस पे गौर करें, कुदरत के फैसले वाली बात पे, बस वही काफ़ी है। जी अच्छा शहजाद, आप ये कहिएगा, क्या जैसे हसन निसार साहब कह रहे हैं कि कुदरत का फैसला और उन्होंने इसमें ज़्यादा बात भी नहीं की है, रीइटरेट उसी को किया है कि ये अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा है जो ये सब कुछ हो रहा है, इस तरीके से इत्तेफाक करेंगे हसन निसार साहब से? और ये जो सवाल है हमारा, इस पर भी हाँ या नहीं का ऑप्शन? मैं सवाल की तरफ आता हूं। पहले ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो मेरे ख्याल से एक तो शऊर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लोग समझने लगे हैं डेमोक्रेसी सियासत है क्या चीज। पिछले दोनों अदवार में हमने देखा कि बेशक जो वजीर आजम थे वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, लेकिन पार्टीज ने अपनी मुद्दत पूरी की। तो एक तो ये सेंस अब आ रही है कि जैसा जैसा निजाम है आपका, हुकूमतों को 5 साल मिलते हैं, वो अपने 5 साल पूरे करें। तो ये भी हो सकता, ये एक वजह है। दूसरा, ऑब्वियसली अब लोग ये भी समझते हैं कि ताकत किसके पास है, जो ताकतवर हल्के हैं वो किसके साथ खड़े हुए हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे तज्जिएकार थे, वो तो गेम खत्म हो गया। पीडीएम खुद इस वक्त यही कह रही थी कि जनवरी तक की बात है, उसके बाद इनका बोरिया बिस्तरा
तरह लपेट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करके ये देखें कि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो कहां खड़े हुए हैं और अगला ऑल्टरनेट क्या है। एक चीज में एक सवाल ये है आपसे, सिमनी सवाल ये है कि आप ताकतवर हल्के की बात कर रहे हैं, ताकतवर हल्कों की बात कर रहे हैं, ये तो अवाम से पूछा गया है, यानी लोगों से पूछा गया है, और लोग क्या इस बात को कंसिडर करते हैं कि ताकतवर हल्के जिनको आप कह रहे हैं वो किस तरफ है? जी जी, लोग भी अपनी राय कुछ लॉजिक और कुछ रीजंस की वजह से ही देते हैं ना। जो लोग ये सोचते हैं कि इस वक्त हुकूमत पूरी करेगी तो वो देखते हैं ना कि कौन से वेरिएबल्स कहां खड़े हुए हैं, वो देखते हैं सब चीजें ना, और उसके बाद ही अपना जवाब देते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको भी बड़ा वाज़ेह था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, एस्टैब्लिशमेंट में कोई इस वक्त ऐसा टकराव नहीं है, और जब ये टकराव नहीं है, एक ही पेज पर है, तो 5 साल ये मुकम्मल करेंगे। और दूसरा, जहां तक बात है आपका जो सवाल है कि पीडीएम, मेरे ख्याल से पीडीएम के जो ऑब्जेक्टिव और एजेंडा है उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिससे हम सब इत्तेफाक करते हैं, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासत में, जो सियासत पे लड़े अपने बलबूते पे जीते, नो इंटरफेरेंस, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस। ये मेरे ख्याल से, इस पर तो मेरे ख्याल से अगर सवाल होता तो बहुत सारे लोग मुत्तफिक होते कि ऐसा ही होना चाहिए सियासी निजाम में, और हमारे यहाँ तो डीजीआई इस पर 2 मरतबा कह भी चुके हैं कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, ये उनकी राय है। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं अवाम से कि जो पीडीएम हुकूमत गिराना चाहती है, तो मेरे ख्याल से उसकी लोग मुखालफत करेंगे, क्योंकि 5 साल अगर मिल लें, 5 साल पूरे करने दें। नवाज शरीफ खुद कहते थे कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो पीडीएम का जो एक एजेंडा है कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हुकूमत गिरा देंगे। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्वे में जो सवाल फेस किया गया कि क्या हुकूमत कर पाएगी, तो इसमें उन फैक्टर्स को मद्देनजर रखा गया है अवाम की तरफ से भी। सवाल अगर ये होता कि करना चाहिए तो फिर एक एक्चुअल अवाम की तरफ से राय उनके सामने आती। जी भट्टी साहब, आप कहिएगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अवाम वैसे तो तनकीद भी, अगर हम देखें सर्वे, दीगर सर्वे भी देखें, महंगाई को लेकर अवाम बड़े नाला दिखाई देते हैं, लेकिन इस सर्वे में इसके बिल्कुल बरक्स बात आई है, और शहजाद ने पॉइंट आउट किया, और इसमें थोड़ा वजन भी है कि अगर सवाल ऐसे होता कि क्या करना चाहिए आईनी मुद्दत पूरी, तो फिर वाजे अवाम की सोच सामने आती। सवाल कुछ ऐसा है कि अवाम ये फैक्टर्स को मद्देनजर रख रहे हैं, जो ताकतवर हल्के हैं उनको। जनाब स्पीकर, आपके पुरमगज दलाइल और आपकी इतनी मेहनत इन दलाइल में लॉजिक डालने के बाद मुझे आप पर प्यार आ रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये है जनाब स्पीकर कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें या अदम एतमाद हो जाए, मतलब किसी भी आईनी तरीके से हुकूमत घर चली जाए, हुकूमत ना रहे, तो एक अलहदा बात है, वरना हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जहाँ तक जनाब स्पीकर इस सर्वे की बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ झूठ, मुनाफकत, फ्रॉड और 2 नंबरी एवाने बाला तक डंकी ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ आप सर्वे असली मिल जाएंगे। जहाँ घी से तेल तक, तेल से मिर्चों तक, और मिर्चों से दूध तक, और पानी खालिस नहीं मिल रहा, वहाँ आप कह रहे हैं कि सर्वे असली हो गया। और आपके सामने 4 सूबों में 1000 लोग, ये 22-24 करोड़ का मुल्क है जनाब स्पीकर, 1000 लोगों ने आपको बता दिया, आपने सवाल रख दिया, और हम 5 बंदों ने उस पर मगजमारी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि मुझे इन सर्विस पर कभी एतबार नहीं है, मैं बल्कि मजहर अब्बास साहब का फिक्रा दोहराना चाहूँगा कि इन सर्वेस का भी सर्वे होना चाहिए। और अब एक सर्वे जो है एक इंडस्ट्री बन गई, एक धंधा बन गया, एजेंडा बेस होता है, पैसा चलता है, हकीकी लोगों की नुमाइंदगी नहीं होती। अब मैं कामरान शाहिद के शो में था जनाब स्पीकर, तो वहाँ उसने कैमरा दे के 2-3 शहरों में भिजवाए हुए थे लोग, एक बंदा भी 1 मिनट भी हुकूमत को देने को तैयार नहीं था। हो सकता है वो किसी दूसरी पार्टी की, हो सकता है वो महंगाई के सताए हुए हो सकता है वो गलत हो सकता है ये गलत हो सकता है दोनों ठीक हों, लेकिन जनाब स्पीकर 24 करोड़ के मुल्क में 22 तो हमने कह दिया है ना, 24 करोड़ से के मुल्क में 1000 बंदों की राय खुदा के लिए, यानी मेरे घर में 10 बंदे हैं, 1 बंदे से आप पूछें और ये अंदाजा लगा लें पूरा घर चोर है, ये कैसे हो सकता है जनाब स्पीकर जी। तो मैं नहीं मानता इन सर्वेस को, ये झूठ अच्छे भी होंगे, मैं माजरत के साथ इन सारों के साथ, अक्सरियत झूठ होती है। मैंने कहा जहां पानी खालिस नहीं मिल रहा, जहां दूध खालिस नहीं मिल रहा, वहां सर्वे क्या।
हाँ, आप बाकी अपना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने कहा मैं नहीं मानता, आगे निकल जाएं। अच्छा मुनीब, आप ये कहेगा कि इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी पे ये तो सवाल उठा दिया है इरशाद भट्टी साहब ने, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 हम 7 लोग बैठे हैं, और हम 7 से अगर ये सवाल हो, और हम भी आवाम का हिस्सा है, अगर ये सवाल हो कि क्या हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए, तो हम सबका जवाब हाँ में ही होगा। तो इस सर्वे में कोई ऐसी हैरान कुन फिगर्स नहीं आई हैं, हम सबका जवाब भी हाँ में ही होगा, मैं ये समझता हूँ। देखिए, एक तो जो है मैंने भी गिनती की है, हम 6 लोग हैं। दूसरी बात ये है कि बशमूल आपके हम 6 लोग ही हैं। मुझे जो विंडोज सामने नज़र आ रही है 5 आप होस्ट कर रहे हैं, बाकी 5 लोग हैं। तो वैसे मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलें, आपने भी वो विंडोज़ को गिना है तो मैंने भी उन्हें गिन लिया है। लेकिन चलें, जो आपने बात कही है, मैं जो सवाल है आपका, ये वाकई बात मैंने प्रोड्यूसर साहब का भी फीडबैक ले लिया था। अच्छा चलें, ठीक है। गुजारिश ये है कि जो सवाल है वो वाकई अगर ये होता, जिस तरह शहजाद साहब भी कह रहे थे कि अगर ये सवाल ये होता कि जी ऐसा होना चाहिए, तो फिर वाकई ज़रा थोड़ा सा, बेशक शायद स्टैट सामने यही आते, लेकिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होती या उसके अंदर वज़न ज़्यादा होता। वाकई ये बात आपने जो भी की है ये भी दुरुस्त है कि हर कोई यही चाहेगा कि हुकूमत जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, अच्छी गवर्नेंसकारी हो या बुरी हो, जो भी हो, उसे अपना वक्त पूरा करना चाहिए। जहाँ तक बाकी बात है कि सर्वे एक्यूरेट नहीं है या उसमें, देखिए अब सर्वे एक्यूरेट हो या ना हो, हमारा जो टेम्परामेंट है बहैसियत एक कौम के, वो ऐसे ही है कि कोई हुकूमत आ जाती है तो हम फ़ौरन तौर पर ये बातें करना शुरू करते हैं भी ये रहेगी या नहीं रहेगी, ये जाना है इसने कब है और इसे कौन भेजेगा और कौन भेज सकता है, या आई है तो कैसे आई है और जाएगी तो कैसे जाएगी। अब सवाल ये है कि या कम से कम एनालिसिस इस पर यही किया जा सकता है कि PDM तो इसे घर नहीं भेज पाएगी। ये बात पहले दिन से मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जो भी मामलात चाहिए वो कम से कम PDM के बस की बात तो नहीं है। हाँ, ये हुकूमत अपने साथ कितना बैगेज लेकर आई थी और उस बैगेज में इस हुकूमत ने इजाफा कितना किया है वो आपको अंदाज़ा होगा जब 4-5 साल गुजर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इवन ये बहस ही ख़त्म होनी चाहिए, अल्लाह करे किसी स्टेज पे ख़त्म हो जाए कि जी क्या हुकूमत वक्त पूरा करेगी, ये सवाल ही ख़त्म हो जाना चाहिए। भाई जो आ गई है, अनलेस को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ना हो वज़ीर-ए-आज़म को जो निकालने का है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला, वो ना हो, या वज़ीर-ए-आज़म खुद कहे जी कि ठीक है हम इलेक्शन करवा रहे हैं, असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं, वो और बात है, अगर वाकई प्राइम मिनिस्टर ये चाहे तो। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क के अंदर ये सूटेबल भी है। अब अगर 15 साल ये कंटिन्यूटी आ गई, ये बहुत गलत है कि बहस ही खत्म होनी चाहिए। जी हाँ, ये खत्म होना चाहिए, ये बहस ही खत्म होनी चाहिए कि आईनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। जो 5 साल की मुद्दत है उसके बाद आप फिर अवाम में जाएं, और अगर मैंडेट अवाम देती है तो फिर आप आकर हुक्मरानी करें। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर मजीद सवाल पर जवाब लेंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के सर्वे पर बात हो रही है और इस सर्वे में 63% ये कहते हैं कि आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इसमें महंगाई के बारे में भी आवाम ने बात की है। महंगाई से परेशान लोग ऑब्वियसली हैं, और करप्शन के में इजाफे पर भी कुछ परसेंटेज 18% ने कहा है कि करप्शन भी एक मसला है और हो रही है करप्शन। मतलब आप कहिएगा कि ये जो सर्वे आया है, अदम एतमाद का इजहार तो भट्टी साहब ने भी किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस सर्वे में 99% लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा होता जो कहता है हुकूमत नहीं जानी। निसार साहब भी जमहूरियत और सियासत को के बारे में जो राय रखते हैं, या इरशाद भट्टी साहब जो राय रखते हैं, वो इस वजह से राय रखते हैं कि 2 चीज़ों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की पूरी डेमोक्रेटिक कल्चर को। एक मुसलसल मुदाखलत में, और दूसरा उस मुदाखलत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने में, और फिर इसके नतीजे में एक करप्ट माफिया ने जन्म लिया। इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी है, जो 2011 के बाद हमें नजर आती है, वो ट्रांजिशन नजर आता है, वो इसका रिएक्शन है। लोग इस चीज को उस तरीके से नहीं जज करते। इमरान खान आउटकम है PMLN और पीपल्स पार्टी के फेलियर्स का, और इसी वजह से आप छोड़ दें कि फिर 2018 में गवर्नमेंट किस तरह बनाई गई, उसमें वही मैंने कहा कि मुदाखलत तो हमारे यहाँ रहती है किसी ना किसी तरह, लेकिन इससे इमरान खान का पॉपुलर इमेज जो है वो कोई सिलेक्टेड नहीं है। इमरान खान जेन्युइनली
उन्होंने जेन्युइनली एक नई चीज दी, उसके पीछे एक नया वोटर गया, वो वोटर ने पहली मर्तबा जिंदगी में पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट दिया, 2013 में भी 2018 में भी। इस फैक्टर को पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों को एनालाइज करना चाहिए। जो हम खड़े हो जाते हैं ना कि जी चले जाए, पाकिस्तान में एक ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन का नतीजा है, और इसीलिए मेरा डेमोक्रेसी पे आज भी एतमाद है कि ट्रांजैक्शन के नतीजे में ही चीजें बेहतर होंगी। इस तरीके से मुदाखलत और मैनेज अगर नहीं करते तो शायद 2018 में इमरान खान ना बनते वजीर आजम, लेकिन 2023 में फिर वो शायद 2/3 मेजॉरिटी से आते। इसलिए कि इस तरीके से एक ना एक दिन लोगों ने रिएक्ट करना था। वो हमें नजर आया, कराची में भी नजर आया, दूसरी जगह पे भी नजर आया। बाकी जो चीजें हैं, तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इस डेमोक्रेटिक कल्चर को इस तरीके से खराब नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में तीसरा मुसलसल इलेक्शन है, एक वजीर आजम ने भी अपनी मियाद पूरी नहीं की, क्यों नहीं होने पूरी नहीं की, ये इसकी बुनियादी वजह। अच्छा हसन साहब, आप कहिएगा, जैसे मदद साहब ने कहा कि मुसलसल मुदाखलत, उसमें सहूलतकारी, उसके नतीजे में करप्ट माफिया का जन्म लेना, और इमरान खान आउटकम है पीपल्स पार्टी और नून लीग के फेलियर का। निसार साहब कहिएगा इस पर। देखें, बात सुने, मैं बहुत पहले, मेरा ख्याल है को 5, 7, 10 दफ़ा ये बात लिख चुका हूँ। इसमें कॉमन सेंस की बात है। ये मैं चूँकि आई वाज वन ऑफ द अर्ली जो इनके मेंबर्स या व्हाटएवर, देखो वर्ल्ड कप ताज़ा था, उसके बाद ये हॉस्पिटल ताज़ा था, 22 साल यंगर था इमरान खान, उस वक्त ग्लैमर पीक पे था, किसी ने घास ही नहीं डाली। ये जो बात कर रहे हैं मजहर साहब, ये बड़ी बेसिक, बड़ी बुनियादी, मैं एक जमाने में इसको बहुत तफसीलन बयान कर चुका हूं। अब तो जिस नस्ल ने इसको वोट दिया या जिन्होंने मोटिवेट किया अपने पेरेंट्स को, उनको तो पता भी नहीं है कौन। वो तो सुनी सुनाई बात है ना जी। एक बंदा है आपके सामने वर्ल्ड कप लेके आ रहा है, क्योंकि कौम को जुनून है, क्रेज है इस खेल का। उसके बाद वो एक अनअचीवेबल टारगेट था। आई नो ऑल द डिटेल्स। एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि ये हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता। वो भाई, उसके बाद ये खुद इमरान ने चंद दिन पहले कहा है कि 6 बंदों का जलसा होता रहा है। इनका एक बंदा जो पंजाब का वजीर है, उसने कहा था कि इमरान खान तो ये पहले इलेक्शन के बाद है, अब एक सियासी लाश है जिसे हम उठा के फिरते रहेंगे। इसमें इमरान का एक क्रेडिट है कि वो डटा रहा और लड़ता रहा। बाकी ये बहुत बड़ी रियलिटी है, इमरान कामयाब नहीं हुआ, ये नाकाम हुए। बुनियादी हकीकत यही है। वो तो कौन सा हीरो भाई, 24 साल तक के दर दर, गली गली, बाजार बाजार, कोई हीरो शीरो नहीं। गलत फहमी है, इन्होंने हीरो बनाया। अब चूंकि ये बहुत बड़े विलन्स थे, ये इंसानों की तरह अगर गवर्न करते, थोड़ा बहुत भी डिलीवर करते, मुफ्त मिलने वाली चीज है इज्जत, वो भी अगर लोगों को दे सकते। इमरान ने आके बिल्कुल ही एक और तरह का स्टांस लिया। वो जाहिर है नई नस्ल। अब देखो, वो बच्चे, वो जमाने गुजर गए। ये जो सरकारी मेजॉरिटी बेचारी खानदानों की जो थी, पहले तो प्राइवेट स्कूल्स थे ही नहीं, या हाई प्रोफाइल स्कूल्स होते थे, तो या यही टाट स्कूल होते थे। ये जो नई नस्ल आई है इन इंग्लिश मीडियम, ऑल्दो ये लैंग्वेज स्कूल्स ही हैं, मैं इनको को बहुत ज्यादा हाई रेट नहीं करता, बट इट्स अ डिफरेंट जनरेशन। वो कहते हो ठेका ले लिया है मरियम ने या बिलावल ने। कौन है ये लोग? ये हमसे सुपीरियर है, हमसे बेहतर है? नहीं है। वो कत्तन एक डिफरेंट मूड है, इनको समझ नहीं आ रही। हमारे जो नॉर्मल जो पॉलिटिशियन है, लल्लू पंजू, इनको समझ नहीं आ रही बात क्या हो रही है। इस मुल्क में पीपल हु आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स वो नहीं है जो 40 साल 50 साल पहले थे। ये बच्चे इनको सीधा करके रख देंगे। ये 100% दुरुस्त है, और मैंने तो बहुत एक्सप्लेन किया है, 1, 2, 4 नहीं, मेरे बहुत कॉलम्स हैं इस बात पे। वो हीरो शीरो कोई नहीं,
बिल्कुल इनसे यानी तंग आपके आए मुताबिक, और बस आप यही कह रहे हैं कि थर्ड फोर्स का आना जो है पॉलिटिक्स में, ये पॉलिटिक्स को भी मज़ीद जमहूरियत को भी मजबूत करने का जरिया एक बनेगा। और जैसे मुनीब ने कहा कि ये सवाल ही अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि क्या आईनी मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत या नहीं। 5 साल मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद इलेक्शन और उसके बाद दूसरी जमात आए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। ज़ोहे वसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।